नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है राज्य और राष्ट्र किया है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके एक वीडियो में बनाकर दे दिया है। पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, तो आपको ये जो चैप्टर है जिसको अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक बात, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव जो वीडियो है बच्चों, ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी मैंने ऑब्जेक्टिव का भी पूरा वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को YouTube पे डाल दिया है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, एक्सप्लेन देख लीजिए, जो एक्सप्लेन किया मैंने उसको देख लीजिए इस चैप्टर को, फिर ऑब्जेक्टिव वीडियो को भी देख लीजिएगा बच्चों। और ये आपको सब्जेक्टिव आने वाला है जिसमें हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन देखने जाएंगे। और एक बार बता देते बच्चों, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो मेरा वीडियो है चैप्टर वाइज, उससे बाहर का कभी नहीं पूछा जाएगा बच्चों। तो फटाफट से जाइए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आप लोगों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। इससे थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट होते हैं, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों। तो फटाफट से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। और जो पुराने वीडियो है उसका जो भी मटेरियल है वो मैंने आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करा दिया। और एक बात बच्चों, एक दो वीडियो में मैंने कभी थोड़ा हड़बड़ में बोलने में मिस्टेक हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव का ये किया, दो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाने के समय में शायद मुझे बताने में दिक्कत हो गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक बोल दिया। तो उसको आप लोग पिन कमेंट में जाके देखिएगा, आपको पूरा जो गलती था उसको मैंने सुधार करके उसमें लिख दिया बच्चों। होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव, जैसे एक का ऑब्जेक्टिव ए होने का मैंने गलती से सी बोल दिया है, कुछ ऐसा ही मिस्टेक किया है, एक या दो क्वेश्चन हुआ ऐसा अब तक जितना वीडियो मैंने डाला, तो वो मैंने उसको सुधार करके उस वीडियो के पिन कमेंट में डाल दिया बच्चों। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देर किस बात की, फटाफट से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास 10th के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, ये ऑल ओवर इंडिया सभी में ये जो वीडियो है ये काम देने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग एक ही सब्जेक्ट पूरे इंडिया में लागू हो रहा है बच्चों। तो ठीक है, फटाफट से जाइए और वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। और ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि मैं जो भी आपको वीडियो बताऊंगा, जो भी वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा, सबका मैंने ईयर, वो किस ईयर में पूछा गया वो बगल में मैंने मेंशन कर दिया बच्चों। ठीक है, तो इस लेसन का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो 2021 में पूछा गया था बच्चों। वो पहला क्वेश्चन क्या है, वो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न का विस्तारित रूप लिखे। विस्तारित रूप मतलब होता फुल फॉर्म। क्या बच्चों, फुल फॉर्म लिखने बोला गया। जैसे नंबर 1 में बोला गया जीडीपी, नंबर 2 में डब्ल्यूटीओ। तो याद रखिएगा, जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद। और डब्ल्यूटीओ का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है बच्चों, जीडीपी से एक और होता है एनएनपी भी याद होता है, याद रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और जीएनपी भी होता है बच्चों, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इस सब चीजों को याद किया, कुछ फुल फॉर्म और आपकी किताब में बच्चों मैंने वो जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो में मैंने ढेर सारे फुल फॉर्म बताया, सबको आप देख लीजिए बच्चों। ये जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, जीडीपी और डब्ल्यूटीओ, ये 2021 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जीडीपी और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और डब्ल्यूटीओ का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये डब्ल्यूटीओ जो है बच्चों, डब्ल्यूटीओ जो है यूएनओ के अंतर्गत काम करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये काम करता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो है, आय से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2014 में पूछा गया है। आय का मतलब होता है इनकम। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय आय नहीं, सिर्फ आय है, इनकम।
ठीक है, राष्ट्र की आय अलग होती है, इनकम अलग होता है। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, जो दिमाग से कार्य करे या शरीर से मेहनत करके कार्य करे, उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलता है बच्चों, जो मेहनताना मिलता है, उस मेहनताना को हम लोग उस व्यक्ति का आय कहते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो मुझे बच्चे पेमेंट देते हैं, वो मेरा पारिश्रमिक हो गया, डेट इज वो मेरा आय हो गया, तो वो मेरा इनकम हो गया। यानी वह अमाउंट वह पारिश्रमिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं मजदूरी, जो किसी वस्तु को, सॉरी, किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलता है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उस काम के बदले जो उसको पेमेंट दिया जाता है, वह पेमेंट बच्चों उसका क्या कहलाता है? वह पेमेंट उसका आय कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, आय समझ में आ गया। जो आपने मेहनत किया, उस मेहनत के बदले जो आपको पारिश्रमिक मिला बच्चों, वह पारिश्रमिक आपका क्या कहलाता है? आय कहलाता है। पहला बात तो याद रखिएगा। और आय में जो मैंने खर्च कर दिया, वो व्यय कहलाया। और उस व्यय को आय से घटा देने के बाद ये जो कमाई है, वो जो व्यय है, जो मैंने खर्च किया, उस व्यय को आय से घटा देने के बाद जो प्राप्त होता है, वो मेरा क्या होता है बच्चों? बचत प्राप्त होता है। यानी आय में खर्च को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? बचत प्राप्त होगी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ये क्वेश्चन आपको 2024 से पूछा गया है। तो आय क्या है बच्चों? आय होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, तो उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलता है बच्चों, वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लिया हम लोग थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? ठीक है, ये 2013 में और 2015 में पूछा है। क्या प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय, एनआई, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा? ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्या प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति की कमाई बढ़ेगी, तो क्या देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी? तो एकदम बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि जो प्रति व्यक्ति आय है, उसका संबंध राष्ट्रीय आय से होता है। लेकिन राष्ट्रीय आय का संबंध प्रति व्यक्ति आय से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? अगर कोई देश 1,000 करोड़ रुपया का इनकम कमाता है, यानी उसकी राष्ट्रीय आय 1,000 करोड़ है, ठीक है बच्चों, तो उस 1,000 करोड़ में अगर वो 700 करोड़ सेना पे खर्च कर देता है, तो 300 करोड़ ही ना बच्चों पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, लेकिन अगर वो सेना पे 700 करोड़ नहीं करके 300 करोड़ करेगा, तो पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 700 करोड़ का हो जाएगा। यानी याद रखिएगा, नेशनल इनकम बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़े जरूरी नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो 100% नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ने से राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। यानी प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है, वह राष्ट्रीय आय को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभावित करता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। समझ में आया बच्चों? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ये निश्चित तौर से बच्चों कि अगर प्रति व्यक्ति आय हमारा बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त होता है? जो पीसीआई है बच्चों, वह राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन, जो देश की जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या से भाग देने पे हमारा पीसीआई, प्रति व्यक्ति इनकम प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो 100% राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। ठीक है ना? अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है बच्चों तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। यानी 100% प्रति व्यक्ति आय पीसीआई को देश की जनसंख्या से गुना कर देंगे बच्चों, पीसीआई को देश की जनसंख्या से गुना कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम प्राप्त होगा। यानी जितना पीसीआई बढ़ेगा मेरा, नेशनल इनकम भी मेरा
उतना ही बढ़ेगा। तो 100% प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्र की आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोगों के क्रय शक्ति और जीवन स्तर में भी सुधार होगा बच्चे। जैसे मान लीजिए आपका इनकम बढ़ेगा तो आपकी खरीदने की शक्ति भी बढ़ेगी, आप तरह तरह की सामान खरीदिएगा। गरीब व्यक्ति ज्यादा सामान नहीं खरीद पाते क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, और जो पैसे वाले होते हैं उसमें क्रय शक्ति ज्यादा होती है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनका पैसा है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा तो तरह तरह की सामान्य मार्केट में खरीदिएगा, और सामान खरीदिएगा तो उसके बदले भेंट या जीएसटी या टैक्स जो भी हो सरकार को दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भी आप राष्ट्रीय आय को बढ़ाइएगा। समझे बच्चों? यानी अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आप मोबाइल खरीदिएगा, टीवी खरीदिएगा, फ्रिज खरीदिएगा, ठीक है बच्चों, लैपटॉप खरीदिएगा, बहुत तरह तरह की चीजें खरीदिएगा, पंखा खरीदिएगा, गीजर खरीदिएगा, मोटर खरीदिएगा, एसी खरीदिएगा, कार खरीदिएगा, और इन सब में कहीं ना कहीं टैक्सेस आप किसको दीजिएगा? सरकार को दीजिएगा। तो आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर में सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा तब तरह तरह की सुविधाजनक चीजें मार्केट से खरीदिएगा, और उन सब चीजों का टैक्स किसको दीजिएगा? सरकार को दीजिएगा। सरकार को टैक्स ज्यादा प्राप्त होगा तो सरकार की आय बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है, और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वह बढ़ेगा। यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम लोग, एक तो फॉर्मूला है कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है बच्चों वह प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर। यानी अगर हमको राष्ट्रीय आय निकालना, नेशनल इनकम, तो प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से गुना कर देंगे तो नेशनल इनकम प्राप्त होगा हम लोगों को। तो 100% प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। पहला बात तो यह हो गया। दूसरा बात यह है कि अगर आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति कब बढ़ेगी? खरीदने की शक्ति कब बढ़ेगी? जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा, आप मार्केट से सुविधा की तरह तरह की चीजें खरीदिएगा, जिस पर सरकार को टैक्स दीजिएगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां, बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। सरकार को टैक्स दीजिएगा यानी सरकार का राजस्व बढ़ेगा, और सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। ये क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चे? सकल यानी कुल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जो 2016 और 2017 में पूछा गया बच्चे। तो याद रखिएगा, जो किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, किसी भी देश के अंदर, देश के बॉर्डर के अंदर, यानी जो देश का बॉर्डर उसके अंदर जितने वस्तु और जितनी सेवा का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को बच्चों उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, या सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझे? यानी जो भी आपके देश में जो भी प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन के मौद्रिक मूल्य को, उसके यानी उसके वैल्यू को, उसके कीमत को बच्चों हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? जीडीपी का मतलब किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय आय के मापन यानी गणना में कौन कौन सी कठिनाई आती है। जब हम किसी देश का नेशनल इनकम निकालते हैं, उसका सर्वे करते हैं, तो उसके सर्वे में कौन कौन सी कठिनाई आती है, कौन कौन सी परेशानियां होती है। ये 2018 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाई होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में कई कठिनाई होती है बच्चों, जिसमें पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। क्योंकि देखिए, गणना करिएगा आपका इनकम क्या है, ये गणना करने के लिए आपको पूरे देश का डाटा तैयार करना होगा। जो आंकड़ा है वो आंकड़ा तैयार करना होगा। अब पूरे देश के आंकड़ा करने में कठिनाई होती है। अगर आंकड़ा सही एकत्र नहीं हुआ, सही जानकारी लोगों ने हमें नहीं दी, तो हमारा राष्ट्रीय आय का सर्वे भी बच्चों गलत निकल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग छिपा लेते हैं गणना इस डर से कि कहीं ज्यादा बता देंगे तो सरकार टैक्स बढ़ा देगी।
कुछ लोग ज्यादा बता देते हैं इस तरह से कि कम बताएंगे तो बेइज्जती होगा। तो ये ज्यादा और कम बताने से कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम पर जो गणना होती है उस गणना में कई तरह की त्रुटियां आ जाती है। ठीक है, तो पूरे देश की राष्ट्रीय आय को एकत्र करना काफी कठिन होता है। सही आंकड़ा एकत्र ना हो पाने पर सही राष्ट्रीय आय की गणना भी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली समस्या आती है बच्चों आंकड़ों को एकत्र करना। जब तक सही आंकड़ा एकत्र नहीं होगा बच्चों, हम लोग सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी एक राज्य की नहीं बच्चों, पूरे देश के सभी राज्यों की, ये जो मैं अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के गांव की, नगर पंचायतों की, नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की, सब क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, जिसमें काफी परेशानी होती है। कभी कभी ये गणना गलत प्राप्त हो जाती है क्योंकि लोग अपना डाटा सही सही नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है दोहरी गणना की संभावना, यानी पूरे देश की राष्ट्रीय आय का को एकत्र करना आसान नहीं होता है। कभी कभी एक ही आय का या एक ही उत्पादन का, एक ही चीज की वस्तु की गणना 2 बार या 2 बार से अधिक भी हो जाती है। ठीक है, आप गए परिवार में, पति से पूछे, पति ने एक आंकड़ा दे दिया, गलती से पत्नी ने भी हुई आंकड़ा दे दिया, तो आंकड़ा 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो दोहरी गणना की संभावना हो जाती है, यानी पूरे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना आसान नहीं होता है। कभी कभी जो सर्वे करने वाले जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ही परिवार की गणना या एक ही व्यक्ति के आय की गणना 2 बार कर लेते हैं, जिससे वास्तविक आय का पता नहीं चलता है। ठीक है, अब मान लीजिए पत्नी ने बोला मेरे घर में 2 गाय है, पति ने भी गलती से कर दिया मेरे घर में 2 गाय है, अलग अलग आपने पूछ लिया, गलती से चढ़ा दिया घर में 4 गाय, तो दोहरी गणना होगी, गाय तो 2 ही को है लेकिन पता चल गया सरकार के नजर में 4 गाय है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, पहला समस्या तो हो गया आंकड़ा को सही एकत्र करना मुश्किल काम हो जाता है। अब दूसरा क्या होती है बच्चों, दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। ठीक है, तीसरा परेशानी आता है क्या बच्चों, मूल्य मापन में कठिनाई होती है। ये मूल्य मापन क्या बच्चों, यानी उत्पादित वस्तुओं के बाजार की, उत्पादित जो वस्तु होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको बाजार की कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है। यानी उत्पादित वस्तु बाजार की कई स्थितियों से गुजरती है, जैसे किसान से गई मिल में, मिल से गई होलसेलर, मिल से गई डीलर के पास, डीलर से गई सीएनएफ के पास, सीएनएफ के पास से गई होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गई लोकल दुकानदार के पास, लोकल दुकानदार के पास से गई कस्टमर के पास। यानी कहीं ना कहीं कई चरणों से गुजरती है बच्चों, कई स्थितियों से गुजरती है, जिसके कारण मूल्य में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और सही मूल्य का आकलन नहीं हो पाता है। ठीक है, सही मूल्य का आकलन नहीं हो पाता है, किसी भी चीज की सही कीमत का पता नहीं चल पाता है, वो आकलन करना कठिन हो जाता है बच्चों, जिसके कारण व्यक्ति को परेशानी होती है। तो ये समझ में आ गया कि आय, राष्ट्रीय आय की गणना में या मापन में कौन कठिनाई होती है। तो पहली कठिनाई होती है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, क्योंकि पूरे देश का आंकड़ा सही से एकत्र करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा होती है दोहरी गणना की संभावना, क्योंकि कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है कि एक ही चीज की गणना 2 बार हो जाती है, या कभी कभी तो 2 से अधिक बार भी हो जाती है। और तीसरा होता है बच्चों मूल्य मापन में कठिनाई, क्योंकि एक वस्तु को बाजार की कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वस्तुओं के जो मूल्य होता है उस मूल्य का सही सही आकलन लगाना मुश्किल हो जाता है बच्चों। और ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया 18 में और 15 में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों पीसीआई, ये क्या है। तो राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का इनकम, औसत इनकम, हर व्यक्ति के औसत इनकम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई कहते हैं। और पीसीआई प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है, वह है देश की जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भागा देना। यानी प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है बच्चों राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देके बच्चों हम लोग प्रति व्यक्ति आय को निकाल सकते हैं।
और ये क्वेश्चन देख ही सकते कितना इंपॉर्टेंट है। 13 में, 15 में और 19 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है वो व्यक्ति की आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पीसीआई कहते हैं बच्चों। और पीसीआई को भी हम लोग एवरेज इनकम यानी औसत आय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा छठा नंबर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। 7वां नंबर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। ये 2018-2022 में पूछा है। ठीक है बच्चों, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में पहला अंतर क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या से किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। यानी किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश में एक वर्ष में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। और एक चीज बता दें, अगर आपको कोई अंतर पूछा और वो अंतर नहीं जान रहे हैं तो आप दोनों का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आता है तो आप प्रति व्यक्ति आय लिख के तरीका जान दे के इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा और राष्ट्रीय आय लिख के तरीका जान दे के इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने इसको आपको और डिफिनेशन के साथ बता दिया है। राष्ट्रीय आय देश की कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की औसत आय को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला तो राष्ट्रीय देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। और किसी भी देश का या उसकी सीमा के अंदर एक वर्ष में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय आय देश की कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश का एक वर्ष का आय। ठीक है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक व्यक्ति के आय को दर्शाता है, इसका मतलब होता है औसत आय। ठीक है, और दूसरा तो राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय। राष्ट्रीय आय व्यापक माप है। राष्ट्रीय आय व्यापक माप है, बहुत बड़ा माप है क्योंकि इसमें पूरे देश को लिया जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत माप है, पर्सनल माप है, किसी एक व्यक्ति का लिया जाता है। समझ में आ गया। राष्ट्रीय आय व्यापक है क्योंकि इसको बहुत बड़े क्षेत्र में लिया जाता है, पूरा इंडिया का लेना है। और प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत है, जैसे मेरा निकालना तो सिर्फ मेरा निकालेगा, आपका निकालना तो सिर्फ आपका निकालेगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया है। ठीक है, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, पहला। और एक वर्ष में किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय देश का जो कुल उत्पादन होता है उसको दर्शाता है, चाहे वो सेवा का हो या वस्तु का हो, देश के टोटल उत्पादन को दर्शाता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय देश के एक व्यक्ति के आय को दर्शाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति के औसत आय को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय आय व्यापक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत होता है। ये 7वां नंबर हम लोगों का क्लियर हो गया। अब 8वां नंबर समझते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी 2020 में और 2023 में पूछा गया है। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करिए। देखिए बच्चों, आय का गरीबी से सीधा संबंध है, क्योंकि अगर आपकी आय कम है तो आप गरीब है और अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप अमीर है। क्लियर बात है। तो आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। आय बढ़ेगी, आपकी आय जितनी बढ़ेगी आप उतना अमीर होते जाइएगा, आपकी उतनी गरीबी कम होगी। और आपकी आय जैसे जैसे कमेगी, आय कमेगी और आप क्या होते जाइएगा, गरीब होते जाइएगा। यानी आय का गरीबी के साथ, गरीबी होगा, आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। आय जितना कम होगा गरीबी उतना बढ़ेगी। यानी आय के कम होने से गरीबी बढ़ेगी, यानी आय के बढ़ने से गरीबी कम होगी। अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तो 100% गरीबी कम होगी और कमाई घटेगी तो गरीबी बढ़ेगी। आय के कम होने से जीवन स्तर भी निम्न होता होगा। अगर आपका आय कमेगा आपका जीवन स्तर निम्न होगा, आपका लाइफ स्टाइल कमता जाएगा। अगर आप आज 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप 10,000 में अपने लाइफ को मैनेज करना चाहिएगा। अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाइएगा तो 1 लाख में अपने आय को, अपने लाइफ को मैनेज करिएगा। यानी आपका रहन सहन हाई क्वालिटी हो जाएगा। 10,000 रुपया महीना कमाइएगा तो आप 500 का जींस पहनिएगा
और 1 लाख रुपया महीना कमाइएगा तो 3,000 का जींस बनिएगा बच्चों, ये अंतर हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ये चीज होता है। यानी आय कम होने से जीवन स्तर भी आपका निम्न स्तर का होगा, पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा? अगर आपकी कमाई कम रहेगी, आपका सेविंग कम होगा, पैसा बैंक में कम जमा होगा, तो पैसा बैंक में कम जमा होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। पूंजी का निर्माण तभी ना होगा जब पैसा आप जमा करिएगा। शिक्षा और अज्ञानता बढ़ेगी क्योंकि आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाइएगा। अच्छी शिक्षा आय की कमी में नहीं मिल पाएगी। अगर आपका आय का कमी रहेगा तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। आपने एनएम एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, वहां जाकर अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम उसकी तैयारी के लिए 1.5 लाख रुपया ईयरली पेड करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10,000 रुपया महीना से बेसी सिर्फ ट्यूशन फीस देना एक साधारण परिवार के बस की बात नहीं है बच्चों। तो 100% अगर आपकी आय कम रहेगी तो आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आपकी अगली पीढ़ी भी गरीबी रह जाएगी बच्चों। तो इस तरह हम जानते हैं, एक नरकस ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अतः आय कम होने पर सीधे तौर पर गरीबी बढ़ेगी। सिंपली कह सकते हैं कि आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। आय जितना कम होगी गरीबी उतना बढ़ेगी, आय जितना अधिक होगी गरीबी उतना कम होगी। आय से हमारा जीवन स्तर प्रभावित होता है, रहन सहन प्रभावित होता है, पूंजी का निर्माण नहीं होता है। आय कम होगी, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अगली पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं हो पाएगी, अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाएगी। ठीक है बच्चों। और रेगनर नरकस ने स्पष्ट कहा है, रेगनर नरकस ने स्पष्ट कहा है बच्चों कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। तो अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऑटोमेटिक गरीबी ही रह जाएगी। इसलिए आय का हम लोग गरीबी के साथ सीधा संबंध मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं 2020-2023 में पूछा है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? दोहरी का मतलब होता है बच्चों 2 बार। अभी हम लोगों ने पढ़ा दोहरी गणना मतलब 2 बार, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय या किसी वस्तु का 2 या 2 से अधिक बार गणना हो जाना दोहरी गणना कहलाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का आय को हम लोग 2 या 2 से अधिक बार गिन ले, किसी भी चीज की गणना 2 या 2 से अधिक बार कर ले, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों दोहरी गणना, जिससे वास्तविक मूल्य या तो अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। यानी अगर हमने खर्च को ज्यादा गिन लिया तो वास्तविक मूल्य कम हो जाएगा, और कम को ज्यादा माल को ज्यादा गिन लिया तो वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं किसी भी अर्थव्यवस्था में आय को या भी किसी भी वस्तु को या उसकी गणना 2 या 2 से अधिक बार कर लेना दोहरी गणना कहलाता है बच्चों। दोहरी गणना का मतलब होता है एक ही आय या किसी वस्तु का 2 या 2 से अधिक बार गणना कर लेना दोहरी गणना कहलाता है बच्चों। और दोहरी गणना से जो है वह वास्तविक मूल्य जो है वह कभी कभी अधिक प्राप्त हो जाती है, कभी कभी कम प्राप्त हो जाती है। तो दोहरी गणना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। यानी किसी भी चीज का गणना 2 बार कर लेना, किसी भी चीज का सर्वे 2 बार कर लेना बच्चों दोहरी गणना कहलाता है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अगला है गरीबी के दुष्चक्र की धारणा से आप क्या समझते हैं? ये भी 2023 में पूछा गया है। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को पेश करने वाले हैं रेगनर नरकस। तो गरीबी के दुष्चक्र की धारणा के विषय में रेगनर नरकस क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि गरीबी लिखा गया बच्चों, गरीबी की दुष्चक्र की धारणा यह बताती है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यानी गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। रेगनर नरकस ने कहा था कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये बात रेगनर नरकस ने कही थी। और उसी को दुष्चक्र कहा था कि जो व्यक्ति इस गरीबी के दुष्चक्र में एक बार प्रवेश कर गया वह जल्दी इससे बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है बच्चों। ये रेगनर नरकस ने कहा था। इसको पेश करने वाले थे रेगनर नरकस। वह कहते हैं क्या कहते हैं कि गरीबी की दुष्चक्र की धारणा यह बताती है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस धारणा को रेगनर नरकस ने पेश किया था बच्चों। गरीबी की दुष्चक्र की धारणा को किसने पेश किया था? रेगनर नरकस ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, वह कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है।
गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है। और गरीब व्यक्ति की आय कम होने के कारण बचत कम होती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि आपकी आय जितनी कम होगी बच्चों, आपका बचत भी उतना ही कम होगा। गरीब व्यक्ति की आय कम होती है जिसके कारण बचत कम होती है, वो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और अशिक्षा तथा गरीबी के कारण वो गरीब रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, रेगनल नर्कस ने स्पष्ट रूप से कहा था, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है या फिर वो गरीब है। ठीक है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है या फिर वही गरीब है। और गरीबी के कारण व्यक्ति की आय कम होती है, और आय जब कम, कमाई ही कम होगी बच्चों, तो आपका तो बचत भी कम होगा। कमाई कम होने के कारण बचत कम होती है, और बचत कम होती है तो आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और उच्च शिक्षा नहीं दे पाने के कारण वो शिक्षा के अभाव में गरीब ही रह जाते हैं, और उनकी अगली पीढ़ी में भी पूंजी की कमी होने लगती है। क्योंकि पूंजी बनेगा कब? अगर मैं ₹1,00,000 महीना कमाऊंगा तो आज के रेट में ₹50 महीना बचाता हूं, तो अपने आने वाली पीढ़ी को ₹50,000 महीना छोड़ के जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आज 5-10 हजार रुपया महीना, 15 हजार महीना कमाऊंगा, तो कितना बचाऊंगा? 2 से 3 हजार रुपया। तो अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा? बस यही बात है कि आय कम होगी, बचत कम होगी, अगली पीढ़ी के लिए पूंजी भी पर्याप्त नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमारी अगली पीढ़ी भी अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाएगी। यानी गरीब का दुष्चक्र यही है कि अगर एक बार आप गरीब बन गए तो इसके चंगल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसी को कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, और इस गरीबी के दुष्चक्र की भावना को पेश करने वाले कौन है बच्चों? रेगनर नर्कस। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख ही रहे कि क्वेश्चन कितना पूछा गया बच्चों, 2023 में पूछा गया, अभी हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों? अगला क्वेश्चन कहा गया है कुल घरेलू उत्पाद क्या है, 2017 में पूछा बच्चों। तो किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका जिक्र मैंने 2 से 3 बार कर दिया। किसी भी देश के अंदर एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ बच्चों, उस उत्पादन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को, उसके मूल्य को, उसकी कीमत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला मौद्रिक प्रणाली क्या है, ये 2020 में पूछा बच्चों। मुद्रा अर्थात रुपया पर आधारित प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा यानी रुपया, रुपया का जो सिस्टम होता है, रुपया मुद्रा का जो सिस्टम होता है, मुद्रा का जो प्रणाली होता है, उसको हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा के सिस्टम को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं बच्चों। किसी भी देश में धन के निर्माण, वितरण, विनिमय के लिए विनिमय के लिए और उपयोग की जाने वाली नीतियों और रूपरेखाओं के समूह को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी मुद्रा पे आधारित प्रणाली, रुपया, मुद्रा मतलब आप जानते हैं मनी, मुद्रा का मतलब होता है बच्चों मनी, रुपया। ठीक है, अब हमारे लिए रुपया हो गया तो अमेरिका के लिए डॉलर हो जाएगा बच्चों, बांग्लादेश के लिए टाका हो जाएगा। यानी मुद्रा यानी रुपए पर आधारित प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और रुपए पर आधारित प्रणाली धन के निर्माण से संबंध होती है, वितरण, विनिमय और उपयोग की जाने वाली नीतियों का रूपरेखा पर तैयार होती है। यानी किस तरह हम लोग अपने देश में कैपिटल का निर्माण करेंगे, किस तरह उसका वितरण करेंगे, किस तरह विनिमय यानी लेन देन होगा, किस तरह अपने मुद्रा का उपयोग करेंगे कि हमारी मुद्रा बढ़ेगी, उसकी रूपरेखा को तैयार करने की नीति को ही हम लोग बच्चों मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यानी रुपए पर आधारित प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा गया है। रुपए पर आधारित प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा गया है। यानी किसी भी देश में धन के निर्माण के लिए, धन के वितरण के लिए, धन के विनिमय के लिए धन का उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए जो हम लोग नीति तैयार करते हैं, जो रूपरेखा तैयार करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया कि किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने हैं, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहती है, तो कई बार देख लिया हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के
उत्पादित लिख देना चाहिए था, अच्छा रहता। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में जो आय अर्जित होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो पहला का जवाब हो गया हम लोगों का। उसके बाद बोलता है राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को लिखे। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को लिखे। वीडियो लिखा गया बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को लिखे, विधि को लिखे। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां निम्न, ये होगा, ये वीडियो लिखा गया, विधियां निम्न है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते बच्चों? तो राष्ट्रीय आय की गणना की पहली विधि है बच्चों, पहली विधि का नाम है उत्पादन गणना विधि। यानी जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के माध्यम से हो, प्रोडक्शन के माध्यम से हो, जो हमारे देश में प्रोडक्ट बन रहा है, जितना प्रोडक्ट उत्पादित होता है उस प्रोडक्ट के मौद्रिक मूल्य के आधार पर होता है, तो उसको उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि का मतलब होता है जो हमारे देश में प्रोडक्ट उत्पादन हुआ, जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसको कहते हैं उत्पादन गणना विधि। यानी जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से हो तो उसको हम लोग उत्पादन गणना विधि कहते हैं। मौद्रिक आय मतलब होता है उत्पादन का मूल्य, ठीक है बच्चों। क्योंकि जिस देश के अंदर जितना ज्यादा वस्तु और जितना ज्यादा सेवा का उत्पादन होगा उसकी आय उतना ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग उस उत्पादन के आधार पर, उस उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के आधार पर देश की आय, नेशनल इनकम को निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है बच्चों? वह कहलाती है उत्पादन गणना विधि। यानी देश के, जो देश है, देश में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर आय का निकालना राष्ट्रीय आय गणना विधि कहलाती है बच्चों। दूसरा होता है, सॉरी, उसको कहते हैं उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, उत्पादन के मूल्य के आधार पर। दूसरा होता है आय गणना विधि। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है आय गणना विधि। यानी जब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की इनकम के आधार पर, पीसीआई के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय निकाल ले, प्रत्येक व्यक्ति का आय जानकर राष्ट्रीय आय निकाले, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं आय गणना विधि। आय में पहला हो गया उत्पादन गणना विधि, जिसमें हम लोग देश में उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर आय निकाले, वो हो गया उत्पादन गणना विधि। दूसरा हो गया आय गणना विधि, जिसके अंतर्गत हम लोग व्यक्तियों के इनकम, आय, पीसीआई को निकाल करके हम लोग देश की आय निकाले, उसको कहते हैं आय गणना विधि बच्चों। और दूसरा होता है, तीसरा व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का मतलब होता है जो जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यय मतलब खर्च के आधार पर करे। देखिए, आपकी आमदनी ज्यादा होगी तो आपका खर्च भी ज्यादा होगा, ठीक है। व्यय गणना विधि का मतलब होता है, समझ में आ गया? पहला तो मैंने बताया ना आपको, पहला हो गया उत्पादन गणना विधि, जिसमें उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। दूसरा हो गया बच्चों क्या? आय गणना विधि, जिसमें व्यक्ति के आय यानी पीसीआई के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। और तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा जो होता है वह है व्यय गणना विधि। व्यय मतलब होता है खर्च। जब खर्च के आधार पर, यानी देखिए, अगर किसी एरिया में ज्यादा फ्रिज बिक रहा है, ज्यादा एसी बिक रहा है, ज्यादा गीजर बिक रहा है, इसका मतलब उस एरिया के लोगों की कमाई ज्यादा है। अगर मान लीजिए हम ऐसा जगह में कार की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, ऐसे देश में जहाँ पर मान लीजिए साउथ अफ्रीका का साउथ सूडान वगैरह गरीब देश है, सबसे गरीब देश है, वहां पर अगर जाके रेंज रोवर अपनी कार की कंपनी लगाते तो वहां कार बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि वहां पर गरीबी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, व्यय यानी खर्च वहां ज्यादा होती है जहाँ इनकम ज्यादा होती है। तो उस व्यय के आधार पर, उस इनकम के आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। यानी खर्च किए गए मूल्य के आधार पर, जिस एरिया में जितना ज्यादा सामान बिक रहा है, उस बिक्री के आधार पर, उस खर्च के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं व्यय गणना विधि। अगला मूल्य योग विधि, जब राष्ट्रीय आय की गणना वस्तुओं द्वारा उत्पादित मूल्य के आधार पर हो, ठीक है। जब वस्तुओं द्वारा उत्पादित मूल्य के आधार पर हो, वस्तुओं के मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करे तो वह मूल्य गणना विधि। और व्यवसायिक गणना विधि मतलब होता है जब व्यवसायिक संरचना के आधार पर, यानी देखते हैं कि किसी देश में बहुत सारा व्यापार बढ़ रहा है, बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस व्यापार और उस बिजनेस के आधार पर, उस फैक्ट्री के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करे। किसी क्षेत्र में बहुत सारा फैक्ट्री खुल रहा है, बहुत ज्यादा कंपनियां खुल रही है, आईटी फर्म खुल रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री खुल रहे हैं, तो उस व्यवसायिक संरचना यानी व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस व्यापारिक संरचना के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं व्यवसायिक गणना विधि। क्या कहते हैं बच्चों? व्यवसायिक
गणना विधि। तो समझ में आ गया। व्यवसायिक संरचना के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना हो तो व्यवसायिक संरचना विधि। तो 5 गणना विधि हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय आय निकालने का बच्चों। पहला है उत्पादन के आधार पर गणना। तो उत्पादन के आधार पर अगर हम लोग राष्ट्रीय आय बताते हैं तो उत्पादन गणना विधि। इनकम के आधार पर यानी आय के आधार पर बताते हैं, पीसीआई के आधार पर बताते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आय गणना विधि। ठीक है बच्चों, आय गणना विधि। उसके बाद किए गए खर्च यानी व्यय के आधार पर जब बताते हैं व्यय गणना विधि। मूल्य यानी जो वस्तु उत्पादित होता है उसके मूल्य के आधार पर बताते हैं तो मूल्य गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि होता है जब व्यवसायिक संरचना के आधार पर बताते हैं, व्यवसाय के डेवलपमेंट के आधार पर बताते हैं, तो उसको हम लोग व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला है ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकास में योगदान पर चर्चा करें। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करने को बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये दोनों हमारे रहन सहन को प्रभावित करते हैं। छूट गया है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, नीचे आ गया लाइन को एडिटिंग करने में बच्चों। तो याद रखिएगा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारा रहन पर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, हमारा रहन सहन बढ़ेगा, हम लोग उपभोक्ता वाली वस्तुएं ज्यादा कर देंगे, जिसके कारण सरकार को टैक्सेस भी ज्यादा देंगे, सरकार की आमदनी और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे देश और डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आर्थिक विकास से गहरा संबंध है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का विकास से गहरा संबंध है, क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है बच्चों वह विकसित देश कहलाता है। यानी किसी भी देश को विकसित देश, विकासशील देश और गरीब देश कब कहते हैं? जब आय बहुत अच्छी हो तो विकसित देश, आय ठीक ठाक हो तो विकासशील देश, आय कम हो तो गरीब देश कहेंगे। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय ही देश के वर्गीकरण का आधार होता है। मैंने अभी कहा ना कि साउथ सुडान गरीब देश है। साउथ सुडान को मैंने गरीब क्यों कहा? इसलिए गरीब कहा क्योंकि वहां की राष्ट्रीय आय कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह विकसित देश कहलाएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी, ठीक है, वो बच्चों कैसा देश कहलाएगा? वह विकासशील देश कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं आय बढ़ने से रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठता है बच्चों, रहन सहन भी बढ़ता है, आर्थिक विकास में भी तेजी आती है। यानी आय बढ़ने का मतलब होता है देश का इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ना। ठीक है, आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होना, व्यापार का बढ़ना, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा, तो आप तरह तरह के डेवलपमेंट भी करना शुरू कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्लियर हो गया कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्रीय आय बढ़ने से तेज होती है। विकास का उद्देश्य राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है बच्चों। विकास का मतलब ये होता है कि देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और देश का पीसीआई बढ़ाना, ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े और देश के लोगों का रहन सहन ऊंचा उठे। भारत में प्रति व्यक्ति आय हर जगह समान नहीं है, ये सब जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है और गोवा सबसे आगे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में हर जगह समान नहीं है बच्चों। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय इंडिया में है, बिहार बोल दिया हम। यानी हमारे देश में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या सभी का पीसीआई सेम है? जी नहीं, प्रति व्यक्ति आय हर राज्य की अलग अलग है। बिहार की पीसीआई सबसे कम है बच्चों और गोवा की पीसीआई प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, जिस कारण बिहार के लोगों का रहन सहन गोवा के लोगों के रहन सहन से काफी निचले स्तर का है। गोवा के लोग जितने हाई फाई जिंदगी जी रहे हैं, बिहार के लोगों का जिंदगी उतना हाई फाई नहीं है। यानी बिहार के लोगों का रहन सहन गोवा के लोगों से काफी निचले स्तर का, निम्न स्तर का है। भारत में प्रति व्यक्ति आय ज्यादातर औद्योगिक घरानों के पास है। भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात किया जाए तो ज्यादातर प्रति व्यक्ति आय के साधन औद्योगिक घराने, जैसे मान लीजिए अंबानी परिवार, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल परिवार जो है उनके पास है। यानी प्रति व्यक्ति आय उन्हीं पे डिपेंड है, उनका व्यापार डेवलप होगा
तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। यानी स्पष्ट है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय का ज्यादातर औद्योगिक घरानों के पास है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बढ़ने से विकास की प्रक्रिया काफी अधिक बढ़ती है, विकास काफी होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, विकास भी काफी बढ़ेगा। अतः यही निर्धारण करता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है। यानी प्रति व्यक्ति आय ही निर्धारण करता है कि कौन देश विकसित है, कौन विकासशील है, या फिर कौन गरीब है, कौन गरीब देश है। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का ही द्वारा निर्धारित होता है कौन विकासशील है, कौन विकसित है, कौन गरीब है। ठीक है बच्चों, अतः सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हमारे देश की पीसीआई बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, क्योंकि पीसीआई बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को लाइक और वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।